माननीय सदस्य श्री डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज जी। नमस्कार अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के बजट अनुमान 23-24 में कटौती प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि सड़कें हमारी जीवन रेखा हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश की सड़कों की हालात पर कुछ व्यंग मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। सारा सरकारी तंत्र ही गड्ढे में समा चुका है, तभी तो सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार के मंत्र से फल फूल रहा है। जिसमें फल और फूल तो सरकारी तंत्र हजम कर जाता है, शेष बचा डंडल जनता के हिस्से आता है। सड़क पर गड्ढे होना ये सरकार की ईमानदारी का परिचायक है। इसलिए नहीं कि सड़क पर सरकार कार्य नहीं करना चाहती, इसलिए क्योंकि ये भी बताता है कि सड़क पर गड्ढों के रहने से सरकार जनता का कितना ख्याल रखती है। क्योंकि साफ सुथरी सड़कों पर फराटेदार कार और बाइक चलाकर लोग एक्सीडेंट करते हैं। शायद इसलिए सरकार चाहती है कि सड़कों पर गड्ढे बने रहें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के ना होने से खासकर जनजातीय क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, वहां पर लोगों की जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो स्कूल जाने के लिए बच्चों को प्रतिदिन 6 से 8 घंटे का समय लगाना पड़ता है, किसानों को अपने कृषि उत्पादों को या अपनी पीठ पर या घोड़ों पर लाद कर जो बाजार तक पहुंचाना पड़ता है, और कुल मिलाकर जो लागत है वो जो है वो लाभांश से बढ़ जाती है। बीमार होने की स्थिति में या गर्भवती महिलाओं को आए दिन पीठ पर या पालकी पर ले जाने के वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रतिदिन जो है वो खासकर सर्दियों के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यंग हिमालय में मेरा विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर आए दिन भूस्खलन होते रहते हैं, और मेरा विधानसभा क्षेत्र चाहे वो पांगी चाहे भरमौर, शेष देश प्रदेश से केवल एक मार्ग से जुड़ा हुआ है। और ये अब बरसात के मौसम में अब ये खबर जो है वो कई बार सुर्खियां बटोरती है कि भरमौर विधानसभा का संपर्क शेष दुनिया से कट गया। तो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग केवल एक मार्ग पर निर्भर हैं। तो मेरी ये विशेष मांग है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय के लिए या प्रदेश के बाकी हिस्सों में आने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की अतिरिक्त व्यवस्था सरकार जो है वो बजट में करे। विधानसभा क्षेत्र में पांगी जो सर्दियों में लगभग 4-5 महीने के लिए शेष दुनिया से कट जाता है, और वैसी स्थिति में हमने एक विचित्र वहां पर चीज देखी है कि गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी अक्टूबर महीने के बाद से लेकर अप्रैल महीने तक शेड्यूल्ड होती है, वह लोग अपने घरों को छोड़कर 6-6 महीनों के लिए कुल्लू, चंबा, धर्मशाला ऐसी जगह में आकर किराए पे मकान लेते हैं और वहां पर वो लोग रहते हैं। तो मेरा माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से ये विशेष आग्रह है कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के पदचिन्हों पर चलते हुए जनजातीय क्षेत्रों के प्रति ये संवेदनशील दृष्टिकोण रखेंगे, और खासकर पांगी के लिए एक सुरंग के निर्माण पर जो है वो सरकार अवश्य विचार करे। और एक और समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र के भीतर है। अधिकतर पदों पर, लोक निर्माण विभाग के पदों पर जो है वो अधिकारी नियुक्त नहीं है, चाहे वो एक्सियन है, चाहे वो एसडीओ हैं, चाहे वो जेई हैं, जिस वजह से जो करोड़ों रुपए के काम नाबार्ड की सहायता से, केंद्रीय सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं से और
जो प्रदेश सरकार के अनुदान से जो कार्य वहां पर हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता को देखने के लिए, उनके मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अधिकारी वहां पर उपलब्ध नहीं होता, जिस वजह से जो सड़क निर्माण के कार्य हैं उनमें देरी हो रही है और उनको सही मानकों के आधार पर नहीं किया जा रहा है। क्रैश बैरियर की बहुत अधिक कमी है। प्रतिदिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मुझे अभी याद है, शिवरात्रि के दिन एक डकोग नामक स्थान पर 2 युवा सुबह सुबह बाइक एक्सीडेंट से नाले में गिर गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और वो एक ऐसा स्थान है जहां उसके इर्द गिर्द सब जगह क्रैश बैरियर, वहां पर क्रैश बैरियर नहीं था। तो ऐसे कई ब्लैक स्पॉट मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैं, जिनका जो है वो अगर क्रैश बैरियर लगाएं तो सुधार हो सकता है। 2 पुल, वैसे तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों और पुलों की अनेकों समस्याएं हैं, परंतु 2 पुल जब मैं स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तब से वो पुल निर्माणाधीन है। अभी तक वो पुल निर्माणाधीन है और प्रदेश में सड़कें जो है वो सिंगल लेन से डबल लेन से 4 लेन हो गई, परंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 पुल, माननीय मंत्री जी, सियूर पुल और पलानी पुल, ये कई वर्षों से इनके कार्य लंबित हैं। इनको प्राथमिकता के आधार पर सरकार चाहे बजट का विशेष प्रावधान करे, क्योंकि आज के जमाने में भी वहां के लोग जो है वो दयनीय स्थिति में जीने के लिए मजबूर हैं। सड़कों के निर्माण में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, छोटी छोटी नालियां हैं, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं बनाई जाती, कल्वर्ट्स जो है वो सही तरीके से वहां पर नहीं बनाई जाती, सड़कों के किनारे नालियों में हल्का सा भूस्खलन होने से वो ब्लॉक हो जाती हैं, सारा पानी सड़कों पे आता है और वो सड़कें जो है वो खराब होती रहती हैं। इसलिए जो छोटे कर्मचारियों के पद हैं, चाहे बेलदार के पद हैं, वो लगभग 200 से अधिक पद मेरे विधानसभा क्षेत्र में रिक्त हैं। तो उन पदों को भी भरने के लिए सरकार जो है वो प्राथमिकता पर विचार करे। एक और विचित्र समस्या मेरे विधानसभा क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हमने पाई है कि कैपिटल वर्क में सरकार के द्वारा, चाहे वो स्कूल है चाहे वो अस्पताल है, उनके निर्माण के लिए सरकार द्वारा राशि तो जारी कर दी जाती है, परंतु उस स्थान पर उस निर्माण को करने के लिए, उस निर्माण सामग्री को पहुंचाने के लिए इतना खर्च आता है कि वो पैसा कई वर्षों से वैसे ही पड़ा है। क्योंकि जब अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं जी कैरेज इतना ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि सड़क नहीं है, तो इसलिए इतने पैसे में ये स्कूल नहीं बन सकता। तो आज भी खासकर एक ग्राउंडी एक स्थान मुझे अभी याद है, वहां पर कई वर्षों से स्कूल का निर्माण कार्य लटका हुआ है और बच्चे जो हैं वो एक अस्तबल जैसे हालात में वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कई सरकारी भवन, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे वो डिस्पेंसरी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो 20-20, 25-25 वर्षों से निर्माणाधीन है। मंत्री जी, आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं, आपसे हमें ये अपेक्षा है कि आप इस दिशा में मेरे विधानसभा क्षेत्र की इन समस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। एक और चीज कि सड़कों के किनारे निर्माणाधीन सामग्री, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर जो है वो पड़े रहते हैं। एक तो पहले ही सड़कें संकरी हैं और ये समस्या, मैंने ये विधानसभा सत्र में सवाल भी लगाया था, परंतु समय के अभाव से ये सवाल चर्चा में नहीं आ पाया। तो मेरा मंत्री जी ये विशेष आग्रह है, केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, प्रदेश भर में सड़कों के किनारे पड़ी बेकार मशीनरी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, ताकि जो असुविधा लोगों को होती है उस सुविधा से लोगों को निजात दिलाई जा सके। और मंत्री जी, मैं एक सुझाव आपके समक्ष, कुछ सुझाव भी पेश करना चाहूंगा। पीडब्ल्यूडी विभाग प्रदेश भर में अनेकों अस्पतालों का निर्माण करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। हमने ये पाया है कि निर्माण होने के बाद फिर उसमें स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन की जाती है कि इसमें तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान नहीं बना, इसमें तो ये बिल्डिंग का वो काम रह गया, इसमें ये हॉस्पिटल की जरूरतों के हिसाब से ये नहीं बना, वो नहीं बना। तो मेरा ये आग्रह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग में एक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन विंग, जिसमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के अधिकारियों को रखा जाए कि वो हॉस्पिटल को हॉस्पिटल की जरूरतों के हिसाब से, कि हॉस्पिटल के भीतर क्या आवश्यकता है, किस चीज की हमें जरूरत है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से हमें क्या बनाना है,
और जो मरीजों की सहूलियत के हिसाब से हमें क्या चीजों को बनाना है, तो ताकि मैप में ही उन चीजों का प्रावधान किया जाए, ना कि बाद में तोड़फोड़ करके उन चीजों को ठीक किया जाए। और सड़कों के किनारे ये सूचना पट लगाए जाएं कि ये सड़क कब पक्की हुई थी, दोबारा कब पक्की होना प्रस्तावित है, क्योंकि लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। लोगों ने तो ये तो सड़क जब से बनी है तब से कच्ची ऐसी चल रही है। और शिकायत लोग किससे करें? अमूमन ये देखा जाता है कि जहां भी कहीं समस्या आती है तो लोग या तो अपने प्रधान को या अपने विधायक को फोन करते हैं। तो मेरा ये कहना और ये मानना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग क्या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता, तो अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उनके नंबर, क्योंकि सरकार उन्हें ये राशि मोबाइल के लिए भी उनको मुहैया करवाती है, तो उनके नंबर उनके कार्य क्षेत्र के वहां चिन्हित किए जाएं ताकि लोग किसी समस्या होने पर उन्हें सूचित करें। मंत्री जी, जनजातीय क्षेत्रों में संवेदनशील और ईमानदार अधिकारी भेजे जाएं, ना कि सजा के तौर पर। मेरे विधानसभा क्षेत्र को आज वर्तमान स्थिति में देखें तो चाहे वो पांगी है, चाहे भरमौर है, अधिकतर पद जो है वो खाली हैं और वो दूसरे किसी डिवीजन के अधिकारी को ऑफिशिएटिंग चार्ज देके काम चलाया जा रहा है। एक समस्या जो पिछले कई दिनों से हमारे क्षेत्र से लोग हमें कर रहे हैं कि हमारे बिल पेंडिंग है। बिल पेंडिंग है तो हमने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करी तो पता लगा कि सरकार के द्वारा एलओसी ही अभी जारी नहीं की गई है। केवल 2-3 दिनों का समय रह गया है, उसके बाद ये वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। तो इस दिशा में सरकार जो है वो त्वरित कार्रवाई करके जो है वो एलओसी जारी करे ताकि लोगों की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में साच पास में प्रति वर्ष करोड़ों रुपया बर्फबारी को हटाने और उसको मार्ग को ठीक करने में लगाया जाता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम पीछे किए गए खर्च को देखें तो हमें लगता है कि उससे भी कम पैसे में तो हम एक इनको सुरंग दे सकते थे लोगों को। तो मेरा ये विशेष आग्रह है कि पांगी विधानसभा क्षेत्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है, जहां पर हमें अगर ऐसे मौसम में जाना हो या तो मुझे दूसरे राज्यों से होकर जाना पड़ता है या दूसरे जिलों से होकर जाना पड़ता है, तो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी चंबा जिले से पांगी के लिए, इस पर चाहे हमें केंद्र सरकार से मदद मांगने की जरूरत है, तो इसके लिए भी हम चाहेंगे कि प्रदेश सरकार जो है वो अपने कार्य को समय पर पूरा करे और केंद्र सरकार के समक्ष जब जाने की बारी आए तो हम चंबा जिले के समस्याओं को लेकर हम भी सरकार के साथ जाकर केंद्र सरकार के समक्ष इन विषयों को उठाने के लिए उनके साथ चलेंगे। कंक्लूड प्लीज। जी, अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में अनेकों पद रिक्त है, जैसा मैंने पहले भी कहा, जिस वजह से जो बेलदार हैं उनसे अधिक क्लर्क का काम लिया जा रहा है, जो जूनियर असिस्टेंट है उससे सीनियर असिस्टेंट का काम लिया जा रहा है। और प्रदेश भर में जो हमने देखा, जो सड़कों की गुणवत्ता, जो सही मानकों के हिसाब से सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, इसका एक हमें कारण जो अपने जानकारी से हमें प्राप्त हुआ और उसका मैंने एक सवाल भी लगाया था कि जो प्रारूपकार है, हेड ड्राफ्ट्समैन, उनकी नियुक्ति सरकार में कब की गई, कितने पद रिक्त हैं। हालांकि मुझे इसका भी जवाब नहीं मिला है, परंतु जिन लोगों की यह जिम्मेवारी है कि सड़कों का निर्माण किस तर्ज पर किया जाए, क्या उनके सेफ्टी मानकों के आधार पर कैसे उनको बनाया जाए, जब वो पद रिक्त हैं, सड़कें केवल ठेकेदार को या विभाग के टारगेट को पूरा करने के लिए नहीं बनाई जानी चाहिए, ये लोगों को सुविधा देने के लिए बनाई जानी चाहिए। इसलिए सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए, चाहे वो क्रैश बैरियर हैं। और एक छोटी सी बात के बाद मैं अपना वक्तव्य जो है वो कंक्लूड करता हूं। आवारा पशुओं को लेकर बहुत बार अनेकों सरकारों में चर्चा होती रही है। 1-2 बार मैं खुद दुर्घटना से बाल बचा हूं इन आवारा पशुओं की वजह से। तो मेरा एक सुझाव है, जब तक इन आवारा पशुओं के लिए सरकार कोई स्थायी नीति न बनाए, जब तक इनका कोई स्थायी समाधान ना हो, तो प्रदेश भर में
घूम रहे आवारा पशुओं को रेडियम कॉलर अगर लगाएं ताकि रात के समय में दूर से वो पहचान में आ जाएं, ताकि उन पशुओं की जान की भी रक्षा हो सके और जो लोग वाहन चलाने वाले हैं उनको भी दुर्घटना से बचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, आपका बहुत